हाय एवरीवन, वेलकम टू सनसाइड। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं आने वाले एसएससी एमटीएस एग्जाम के लिए। आज का वीडियो का टॉपिक है कि हाउ टू अवॉइड नेगेटिव मार्किंग इन योर एग्जाम। अभी जितने भी हमारे गवर्नमेंट एग्जाम्स है वो सभी में ही नेगेटिव मार्किंग्स तो होता ही है एंड हमारे एसएससी में 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहता है। तो आज के वीडियो में हम वही डिस्कस करेंगे कि कैसे आप ये नेगेटिव मार्किंग को अवॉइड कर सकते हैं, कैसे खुद को ज्यादा नेगेटिव अटेम्प्ट से बचा सकते हैं। ओके, तो देखिए, पहले एक बात समझ लीजिए कि अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपका पहला मंत्र होना चाहिए कि आपको नेगेटिव अटेम्प्ट्स कम करना है। तो वो कैसे करें, इसलिए मैं 3 रूल्स में आज आपके साथ शेयर करूंगी कि कैसे मैंने नेगेटिव मार्किंग्स को अवॉइड किया था, कैसे मैंने नेगेटिव अटेम्प्ट्स को कम किया था। ये ऑलरेडी मेरे खुद के ऊपर अप्लाई किया गया है ऑलरेडी मेरे प्रिपरेशन डेज में, तो वही मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि कैसे आप नेगेटिव अटेम्प्ट्स कम कर सकते हैं इन 3 बेस्ट वेज। तो हमारा पहला जो रूल है कि डोंट फिक्स योर अटेम्प्ट्स इन योर एग्जाम। एग्जाम देने जाने से पहले आप ऐसे माइंड में फिक्स करके मत जाइए कि हाँ मैं 100 में से 90 एटलीस्ट क्वेश्चंस करके आऊंगी या 80 प्लस क्वेश्चंस करूंगी, 85 प्लस क्वेश्चंस करूंगी। देखिए, आपको पता नहीं कि आपके एग्जाम में कैसा टाइप का क्वेश्चंस आने वाला है। आपका जो शिफ्ट है वो इजी भी हो सकता है, मॉडरेट भी हो सकता है, हार्ड भी हो सकता है। तो उस हिसाब से ही आपका एवरेज जो अटेम्प्ट्स होता है वो चेंजेस होता रहता है। अगर कोई भी हार्ड शिफ्ट है तो उसमें कोई कैसे 85 प्लस या 95 प्लस एवरेज अटेम्प्ट होगा, नहीं हो सकता है ना। तो इसलिए पहले से आप दिमाग में अगर ऐसे फिक्स करके जाएंगे एंड आपका शिफ्ट अगर हार्ड हो जाता है तो फिर आपके लिए ये 85 प्लस या 90 प्लस जो भी आपने फिक्स करके गए हैं अपने एग्जाम देने के लिए वो फुलफिल करना पॉसिबल नहीं होगा। अब देखिए, जब हम एग्जाम हॉल में एग्जाम देते हैं तो हमारे ऊपर बहुत टाइप का प्रेशर रहता है जो हम ऐसे ही जब हम जनरली घर पर रहता है वो फील नहीं कर सकते। अगर आप एग्जाम दे रहे हो एंड आप देख रहे हो कि आप हार्डली 70 to 75 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर पा रहे हो, बट आपके दिमाग में फिक्स है कि मुझे 85 क्वेश्चन ही करना है, तब आपके माइंड आपको प्रेशराइज करेगा और भी 10 क्वेश्चंस करना ही है आपको, क्योंकि आपने तो फिक्स किया था। हम जब एग्जाम देने जाते हैं तो हमारे माइंड में से बहुत सारे कैलकुलेशंस चलता रहता है कि मुझे एटलीस्ट टियर 1 में इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस करना है, तभी जाके मुझे टियर 2 में इतना नंबर लाना है। ऐसे करके हम कैलकुलेशंस करते रहते हैं कि कैसा हमें अटेम्प्ट करना चाहिए, उससे हमें कैसा पोस्ट मिलेगा। रफली हम वो ऐसा कैलकुलेशन करते हैं, बट सभी तो हमारे हिसाब से नहीं होता है ना, क्योंकि शिफ्ट तो हमारे ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। शिफ्ट वाइज आपके अटेम्प्ट एंड मार्क्स भी डिपेंड करेगा एंड इसके लिए ही तो नॉर्मलाइजेशन है ना। अगर आपका हार्ड शिफ्ट है तो नॉर्मलाइजेशन से वैसे भी आपका नंबर इंक्रीज होगा, बट जब आप एग्जाम दे रहे हो तब तक को पता नहीं कि आपका शिफ्ट हार्ड है या इजी है। तो अभी आपको वो 10 क्वेश्चंस, मतलब जो भी आपका टारगेट था उसका 10-15 कम क्वेश्चंस आप कर रहे हो, तो आपके माइंड आपको जबरदस्ती फोर्स करेगा कि आपको और भी 10 क्वेश्चंस करना ही है एंड तब शुरू होगा आपका नेगेटिव अटेम्प्ट। आपके पास सोचने के लिए टाइम कम होगा, आप हड़बड़ी में वो नेगेटिव करने का आपका जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाएगा। ऐसा क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करके आओगे जो आपको नहीं आता है, जैसा जीके का क्वेश्चंस होता है, ऐसा बहुत सारा क्वेश्चंस होता है कि जो हमें नहीं आता है, जो हमें नहीं पता है, बट आपके माइंड फोर्सफुली आपको कोई भी नेगेटिव ऑप्शंस को आपको डाइवर्ट कर देगा, मैनिपुलेट करेगा आपको कि यही करेक्ट होगा, यही टिक कर दे। तो ऐसे करके आपका नेगेटिव अटेम्प्ट्स आराम से बढ़ जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको ऐसा सुकून मिलेगा एग्जाम हॉल से बाहर आकर कि हाँ मैंने तो 85 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है। तो इसलिए जब भी आप एग्जाम देने जा रहे हो ऐसे कभी भी माइंड में फिक्स नहीं करना है कि मैं इतना क्वेश्चंस करके ही आऊंगी। अगर आपको कुछ फिक्स करना है तो ये फिक्स करना है कि मैं अपना 100% ट्राई करूंगी एग्जाम हॉल में। जितना भी मैंने पढ़ा है, जितना भी मैंने कोशिश किया है इतने महीने से, इतने सालों से, मेरा जो फुल पोटेंशियल है वो मैं देने की कोशिश करूंगी। ये आपका इंटेंशन होना चाहिए, ना कि मैं इतना अटेम्प्ट करके आऊंगी। तो ये रहा हमारा फर्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल में जाने से पहले एक बात मैं जरूर मेंशन करना चाहूंगी कि हम रियल एग्जाम देने से पहले बहुत सारा मॉक टेस्ट देते हैं एंड ये मॉक टेस्ट आपको ऐसे मॉक की तरह नहीं लेना चाहिए। जब भी आप ये मॉक टेस्ट दे रहे हो आपके मन में ऐसा ही होना चाहिए कि हाँ मैं रियल एग्जाम देने जा रही हूं, तब भी जाके आप एक मॉक टेस्ट को भी एक रियल एग्जाम की तरह अटेंड कर पाओगे। मॉक टेस्ट को मॉक टेस्ट की तरह लेंगे तो मॉक टेस्ट देने का जो असली मकसद है वो बेकार हो जाएगा।
मॉक टेस्ट देने के लिए बहुत सारा प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है, बट मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म्स इज टेक्स्टबुक। टेक्स्टबुक के एक ही पास के अंदर कोर्सेज एंड मॉक टेस्ट दोनों ही मिल जाता है। अगर किसी को गाइडेंस लेना है तो वो कोर्सेज से गाइडेंस ले सकते हैं। सभी तरह का गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए यहाँ पे कोर्सेज एंड पासेस दोनों ही अवेलेबल होता है एक ही पास के अंदर। एंड दिस पास इंक्लूड्स 540 प्लस एग्जाम्स एंड 41,000 प्लस मॉक टेस्ट, जो कि किसी भी एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। अगर टेक्स्ट बुक पास लेना है तो इससे IN कूपन कोड आप यूज कर सकते हैं, जिससे कि आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल जाएगा। टेक्स्ट बुक से जुड़े हर इंपॉर्टेंट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए हमारा सेकंड रूल पे जाते हैं, एंड जो सेकंड रूल है वो है आर्ट ऑफ स्किपिंग। आपको एग्जाम हॉल में स्किप करने आना चाहिए। देखिए समटाइम्स क्या होता है कि अगर कोई भी टॉपिक या कोई भी सब्जेक्ट आपने बहुत अच्छे से तैयारी किया है एंड एग्जाम हॉल में जाके वो नहीं हो रहा है, तब क्या हो जाता है, तब ईगो आ जाता है। सपोज मैं रीजनिंग की बात कर रही हूँ, आपने रीजनिंग बहुत अच्छे से तैयार किया है एंड रीजनिंग से ही आप अपना एग्जाम भी स्टार्ट कर रहे हैं। तो रीजनिंग स्टार्ट करते ही आफ्टर 5-6 क्वेश्चंस आपको कोई क्वेश्चंस आपसे नहीं हो रहा है, आप बहुत ट्राई कर रहे हैं, आपसे नहीं हो रहा है, तब क्या होता है समटाइम्स ईगो आ जाता है कि मैंने रीजनिंग मुझसे नहीं हो रहा है, मैंने इतना प्रैक्टिस किया है, सभी टाइप का रीजनिंग मैंने किया है, ये क्यों नहीं होगा मुझसे। तो ये क्या होता है, हमारे ऊपर एक ईगो आ जाता है कि मैं तो इसको करके ही रहूंगी, जितना टाइम लगे मैं इसको करके ही छोड़ूंगी। एग्जाम हॉल में ईगो के लिए कोई भी जगह नहीं है। ईगो आपको घर पे छोड़ के आना है। एग्जाम हॉल में ईगो के लिए अगर टाइम देंगे तो पूरा एग्जाम ही बर्बाद हो सकता है। देखिए क्या होता है कि जब आप एग्जाम स्टार्ट कर रहे हैं, सपोज मैं ये रीजनिंग की ही बात करूं, आप रीजनिंग के 5-6 क्वेश्चंस करने के बाद 7 क्वेश्चंस में जाके आप अटक गए, तो तब आपके दिमाग में एक तो ये क्वेश्चंस नहीं हो रहा है, उसके साथ साथ 93 और भी क्वेश्चंस बाकी है। आपके ऊपर ये भी प्रेशर है कि 93 और भी क्वेश्चंस बाकी है, 55 मिनट्स बाकी है, 55 मिनट्स के अंदर मुझे 93 क्वेश्चंस कवर करना है। तो तब समटाइम्स क्या होता है कि हमारे मन में जो भी सॉल्यूशन है वो प्रेशर की वजह से नहीं आता है। तो इसलिए अगर कोई भी ऐसा लग रहा है कि एक बार 2 बार ट्राई करने के बाद आपसे नहीं हो रहा है, तो उसको स्किप कर दो। स्किप करना आना चाहिए आपको। अगर आप स्किप नहीं करेंगे, कोई भी एक क्वेश्चंस को लेकर बैठ गए, तो वहां पे ही आपका एग्जाम खत्म। आपको पता भी नहीं चलेगा कब टाइम निकल जाएगा, क्योंकि टाइम बहुत ही कम है, ओनली 60 मिनट। 60 मिनट्स में क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है। तो इसलिए आपको एकदम रुकना नहीं है। आप एक क्वेश्चंस को एक बार ट्राई किया, 2 बार ट्राई किया, उसको पॉइंट करके कहीं पे नोट करके रखिए। आपको जो भी शीट मिलेगा कि ये मुझे लास्ट में देखना है। जब आप पूरा एग्जाम कंप्लीट कर लोगे, मतलब आपने जो भी क्वेश्चंस आपको करना था आपने क्वेश्चंस कर लिया, पूरा कंप्लीट होने के बाद आके आप वो क्वेश्चंस देखिए, तब हो सकता है कि ऐसा 5 to 6 ही क्वेश्चंस है जो आपने लास्ट के लिए छोड़ दिया कि मुझे ये लास्ट में देखना है। अब देखिए आपने पूरा एग्जाम खत्म कर लिया, आपको सिर्फ 5 to 6 क्वेश्चंस बाकी है, वो आपको एक बार देखना है कि आपसे हो रहा है कि नहीं। तब आपके दिमाग में कोई प्रेशर नहीं है, तब आपके लिए कोई क्वेश्चंस बचा ही नहीं, आप सिर्फ ट्राई कर रहे हैं। अगर आपको होता है तो आप टिक करेंगे, नहीं होता है तो आपको छोड़ना है, स्किप करना है। तो तब आपके दिमाग में इतना प्रेशर नहीं होगा, आप आराम से वो क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हैं एंड देखेंगे कि तब वो हो भी गया। जो आपको पहले नहीं हो रहा था, जब आप स्टार्ट किए थे तब नहीं हो रहा था, लास्ट में आके वो हो गया इजीली, क्योंकि तब आपके दिमाग में वो प्रेशर नहीं है जो पहले टाइम में था। ओके, तो इसलिए ईगो नहीं लाना है। You have to learn the art of skipping in any government exams, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है। कोई भी क्वेश्चंस को हम ऐसे ईगो में नहीं ले सकते। ओके, तो ये हमारा सेकंड रूल है। एंड हमारा जो लास्ट एंड थर्ड रूल है वो है द आर्ट ऑफ एलिमिनेशन। मतलब आपको एलिमिनेट करना आना चाहिए। आप कैसे कोई क्वेश्चन से जो 4 ऑप्शन है उसको एलिमिनेट कर सकते हैं एक एक करके। मैं एक एग्जाम्पल देके आपको बताती हूँ। जैसे कि देखिए, मैं एक इंग्लिश का एक इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस के क्वेश्चंस की मैं एग्जांपल देती हूँ। सपोज कि एक इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस का एक क्वेश्चंस दिया है, तो जो सेंटेंस है उसमें एक वर्ब है, वो वर्ब को ही अंडरलाइन किया गया है कि वो वर्ब का इंप्रूवमेंट का जरूरत है कि नहीं। ओके, तो अब देखिए जो सेंटेंस है वो सपोज पास्ट में है। ओके, एंड हमें वर्ब को इंप्रूव करना है कि नहीं वो देखना है। अब जो ऑप्शन स्टार्ट दिया गया है वो 4 ऑप्शंस में से 2 प्रेजेंट में है, 2 पास्ट में है। अब क्या करेंगे, जो सेंटेंस है वो खुद पास्ट में है, तो ऑब्वियसली जो रिप्लेसमेंट होगा उसका तो प्रेजेंट में रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता, अगर होगा तो पास्ट में ही होगा। तो दोनों जो प्रेजेंट वाला ऑप्शंस है वो आप इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं। बाकी रह गया और 2 पास्ट वाला ऑप्शंस, पास्ट वाला जो वर्ब का ऑप्शंस है। अब उसमें से आपको डिसाइड करना होगा क्या कौन सा वहां पे वर्ब अप्रोप्रिएट होगा।
तो ऐसे करके आपको एलिमिनेट करना सीखना पड़ेगा। देखिए मैथ्स एंड रीजनिंग में क्या होता है, मैथ्स एंड रीजनिंग में उतना प्रॉब्लम नहीं होता, एलिमिनेट करने की आपको जरूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि मैथ्स एंड रीजनिंग में हम सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके हमारा जो आंसर आता है हम वही टिक करते हैं। हाँ, रीजनिंग में कुछ जगह पे हमें आंसर को देखकर भी एज्यूम करना होता है कि ये कौन सा आंसर होगा, वो भी हमें करना पड़ता है। मेनली हमें इंग्लिश एंड जीके में ही ये एलिमिनेशन प्रोसेस को अप्लाई करना चाहिए। देखिए 4 ऑप्शन में से अगर आप एक भी ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पाते हैं एंड 3 ऑप्शंस में से आपको अगर चूज करना है, तभी आपका प्रोबेबिलिटी 1/3 हो जाता है। ओके, मतलब 33.33% आपका करेक्ट होने का चांस है एंड 66.66% आपका गलत होने का चांसेस रहते हैं। अगर आप दोनों ही एलिमिनेट कर सकते हैं एंड सिर्फ 2 ऑप्शन में से आपको चूज करना है, तो 50-50 हो जाता है। 50% प्रोबेबिलिटी है वो करेक्ट होने का, 50% प्रोबेबिलिटी है वो इनकरेक्ट होने का। ओके, तो हमें ये आउट ऑफ एलिमिनेशन प्रोसेस को अप्लाई करना ही चाहिए। कोई भी ऑप्शन में अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो उसमें आप एलिमिनेशन प्रोसेस को अप्लाई कीजिए, क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए। अगर कुछ भी पता नहीं है वो क्वेश्चंस के बारे में तो जस्ट स्किप इट। अगर कुछ भी पता है, कुछ भी आप रिमाइंड कर सकते हो, तो ऐसे करके आप इजीली 2 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं एंड और जो 2 ऑप्शंस बाकी रहेगा उसमें से आपको चूज करना पड़ेगा। जैसे कि इंग्लिश का सिनोनिम एंटोनिम होता है ना, उसमें भी आप ये अप्लाई कर सकते हैं, बहुत इजीली अप्लाई करके आप आंसर कर सकते। तो ये रहा हमारा 3 रूल्स। फर्स्ट है कि आपको फिक्स करके नहीं जाना है कि कितना क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करके आएंगे। सेकंड है कि द आर्ट ऑफ स्किपिंग एंड थर्ड है कि द आर्ट ऑफ एलिमिनेशन। ओके, अगर आप ये 3 रूल एग्जाम में अप्लाई करते हैं कि आई एम श्योर कि आपका नेगेटिव मार्किंग बहुत कम होगा, नेगेटिव अटेम्प्ट बहुत कम होगा, क्योंकि मैंने खुद ये अप्लाई किया है। एग्जाम में अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो कोई भी क्वेश्चंस को आप जबरदस्ती अटेम्प्ट नहीं करेंगे। अगर आपको आता है तो आप टिक करिए, नहीं आता है तो जस्ट स्किप इट और उसको रख दीजिए लास्ट में देखने के लिए। ओके, अगर आप एलिमिनेट कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। एलिमिनेट करके जो 2 ऑप्शंस है वो 2 ऑप्शन में से भी अगर आप चूज नहीं कर सकते एंड अगर आपको लग रहा है कि मुझे ये क्वेश्चंस अटेंड करना ही है, तो आप वो चूज कर सकते हैं, बट उसमें आपका रिस्क रह जाएगा 50% इनकरेक्ट होने का। तो अगर ऐसा वाला भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हैं तो वो भी ज्यादा ना करें, 4-5 ही करें मैक्सिमम, ज्यादा ना करें, क्योंकि 4-5 इनकरेक्ट होगा तो भी वो चल जाएगा, बट उससे ज्यादा अगर हो जाता है तो वो बहुत ही दिक्कत होता है। जो भी आपने मेहनत करके करेक्ट किया था उसका सब मार्क्स नेगेटिव हो जाएगा सिर्फ वो नेगेटिव अटेम्प्ट के लिए। ओके, तो आई होप कि आपको ये वीडियो जरूर मदद करेगा आपके नेगेटिव मार्किंग्स को अवॉइड करने में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसे आपको ये वीडियो से मदद मिला एंड अपने दोस्तों के बीच शेयर कर देना जिनको ये वीडियो की जरूरत है, जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। दैट्स ऑल, थैंक यू।